बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात ने और उनके साथियों ने न सिर्फ जुडिशल पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, बल्कि साथ ही साथ हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए हैं, झूठ भी बेनकाब करने शुरू कर दिए हैं, मुंह पर बताना भी शुरू कर दिया है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये भी बताना शुरू कर दिया है कि जब ये रात को हमारे पास आए थे तो इन्होंने क्या कहा था और किन मजबूरियों को जाहिर किया था। जो कामरान मुर्तज़ा ने बिलावल भुट्टो के बारे में इंकशाफात किए हैं उस पर तो मैं आता हूँ बाद में, लेकिन आज शाम की जो सबसे बड़ी खबर हुई और फिर वो शाम पूरे शाम टेलीविज़न चैनल्स पर छाई रही, वो मौलाना फजल रहमान का बयान था। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कि मुझे भी ये लग रहा था कि मौलाना फजल रहमान ज़रूर आएंगे और बहस मुबाहिसा करने के बाद कुछ चीज़ों पर मान जाएंगे। फ़िलहाल वो नहीं मान रहे, लेकिन कुछ चीज़ों पर तो मान जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान को उनकी जमात ने बताया है कि मौलाना, अगर इस मरतबा हमने हुकूमत के साथ कुछ डील की और कॉम्प्रोमाइज़ किया तो हमारी टाइम टाइम फिश हो जाएगी और हमें अवाम हमारा धमाका कर देंगे, लोगों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। मौलाना फजल रहमान ने फिर सोच विचार के बाद बिल आखिर फाइनली ये कह दिया है कि भाई ये जो तरामीम है, ये जो पैकेज है, इसको तो हम करते हैं मुस्तरद, इसके साथ तो हम खड़े नहीं हो सकते। मौलाना का बयान, ये अल्फाज किस अंदाज में उन्होंने कहे, पहले आप ये सुन लीजिए ज़रा, फिर मैं इस पर थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ता हूँ। सुनिए ज़रा। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती। अच्छा, मौलाना कह रहे हैं कि इस वक्त तो हमने हुकूमत का मुसवदा मुस्तरद कर दिया है। इससे इस वक्त कहने का मतलब तो शायद मौलाना ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, आइंदा अगर कोई मुसवदा आएगा तो उसको फिर देखेंगे, लेकिन अभी तो मुस्तरद कर दिया। लेकिन जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि इससे बड़ी कोई कौम के साथ खयानत नहीं हो सकती। इरफान सिद्दीकी ने आज को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा एक चैनल पे, उन्होंने कहा कि जी मौलाना बता देते थे कौन कौन सी शिकों को जो है वो खयानत के ज़ुमरे में आती हैं। मौलाना ने तो कह दिया कि भाई ये सारी ही शिकें खयानत के ज़ुमरे में आती हैं। मौलाना तो इनमें से किसी शिक को नहीं मान रहे, वरना वो कह देते कि जी हमें ये एक दो चीज़ें कबूल हैं। उन्होंने कहा जी हम इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और हमने इसका बगौर मुताला करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि जी इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। तो मौलाना फजल रहमान असद कैसर के साथ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने असद कैसर को या तहरीक इंसाफ को ये यकीन दिला दिया है कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, या मैं इस मामले पर आपकी इनकी मुखालफत जो है वो इस पैकेज के साथ नहीं जा सकता और आपके मौक़िफ़ की मुखालफत नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। असद कैसर को साथ खड़ा करके ये बयान देने का तो यही मतलब है। लेकिन हुकूमत अपने मौके पर अपने डटना क्या होता है। खैर, हुकूमत पहले तो कह ही नहीं रही थी, अब हुकूमत ने कहना शुरू किया भाई सबको मुसवदा दिया था। तो ये पहले तो ये सुन लें कि अता तारड़ क्या कह रहे हैं, फिर देखिएगा कि बिलावल जो है उनकी पार्टी कैसे झुटला रही है हुकूमत ही को। जरा सुने पहले अता तारड़ साहब की बात। जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसवदा तैयार किया, उसमें भी बातें की गई, पता नहीं मुसवदा कहां से आया। भाई उनकी टीम ने बनाया, पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे। जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था कि ये चीजें हमने अपडेट कर दी हैं और मुसवदा उनको दिया जाता था। तो ये मुसवदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था। इसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास। अता तारड़ साहब को आपने सुना, अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि सबको मुसवदा दिया था। ये तो ऐसा नहीं है कि मुसवदा हमने दिया नहीं, कामरान मुर्तज़ा साहब के पास भी मौजूद था, फलां को भी दिया था, फलां के पास भी मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास था। तो वो कह रहे हैं कि सबके पास मौजूद था। अच्छा, अब अगर सबको मुसवदा दिया गया था, क्योंकि तासुर यह है कि बिलावल साहब भी ज़ुबानी जमा तफरीक कर रहे थे, ज़ुबानी कलामी बात कर रहे थे मौलाना के पास जाके, जी मान जाएं, साइन कर दें, देखें ये तरामीम है। मौलाना के बार बार डिमांड करने के बाद एक झूठा सच्चा कागज़ उनको दिया गया था, लेकिन वो ऐसा मुसवदा नहीं था जिसको आप मुसवदा कह सकते हो। इसकी तस्दीक आज फ़ारूक नाइक साहब ने की है। फ़ारूक नाइक साहब ने कहा कि भाई ये जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी को पता नहीं है कि ये जुडिशल पैकेज क्या है। सुने, फ़ारूक नाइक साहब ने खुद अपने चेयरमैन, अपने बिलावल साहब के दावे की नफ़ी कर दी है। सुनिए क्या कहा है फ़ारूक नाइक ने। हम सब बैठे हुए हैं,
ये जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें है क्या। ये एग्जैक्ट वर्ड्स जो उन्होंने बताए मैंने दोहराए हैं, इन केस की ऑडियो अच्छी नहीं थी और आपको समझ नहीं आ रही तो ये फारूक एश नाइक साहब ने ये फरमाया कि हम में से किसी को पता नहीं है जुडिशल पैकेज क्या है। भाई अगर फारूक एश नाइक को पता नहीं है तो पीपल्स पार्टी में किसको पता होगा? पीपल्स पार्टी का तो लीगल माइंड ही फारूक एश नाइक है। पीपल्स पार्टी तो आइन और कानून को समझने के लिए फारूक एश नाइक का सहारा लेती है। फारूक एश नाइक से पूछती है कि बताइए ज़रा ये क्या है और इसको क्या किया जाए। 2-3 तो लोग हैं उनके पास जो लीगल माइंड रखते हैं। फारूक एश नाइक उनमें सबसे बड़े माने जाते हैं, या रज़ा रब्बानी होंगे चलिए, लेकिन फारूक एश नाइक साहब कह रहे हैं अगर मुझे मुसव्विदा का पता नहीं है तो बिलावल साहब को तो पता फिर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है, अच्छा अभी अता तार साहब की जो आपने बात सुनी थी ना, अता साहब इसकी वजाहतें भी दे रहे थे कि कहा जा रहा है कि किसने तैयार किया। भाई लॉ मिनिस्टर ने की टीम ने तैयार किया है, उनको वजाहतें देना पड़ रही हैं इस बात पे कि किसने तैयार किया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल को भी पता नहीं है कि मुसव्विदा क्या है, और बिलावल जो हैं वो बग़ैर मुसव्विदे के को पढ़े हुए या उसकी चंद शिकों को तो चलें वो जानते होंगे, लेकिन पूरा मुसव्विदा उन्होंने नहीं देखा और मौलाना के पास पहुँच गए। अब कामरान मुर्तज़ा ने जो वसीम बदामी के प्रोग्राम में उन्होंने ये हक़ाइक़ बयान किए हैं और वो कहते हैं कि जिस दिन सुबह 11 बजे साइन मांग रहे थे या अप्रूवल मांग रहे थे और सुबह 11 बजे इजलास में इसकी मंजूरी मांग रहे थे हमसे, उस दिन रात को 2 बजे यानी चंद घंटे पहले रात 2 बजे वो कहते हैं कि हमें ये मुसव्विदा ला के दिया गया और अभी हम पढ़ ही रहे थे और इब्तदाई शिकों पर थे तो पीछे से बिलावल साहब आ गए। तो उसमें था बुनियादी हुकूक की मुअत्तली की बात, आर्टिकल 8। तो वो कहते हैं कि मैंने बिलावल साहब से पूछा कि भाई ये जो चीज़ आप दिए है इसमें ये पढ़ी भी है आपने, आर्टिकल 8 पढ़ा है आपने कि क्या करना चाहते हैं मुसव्विदे में? तो बिलावल साहब उन्होंने कहा कि बिलावल साहब ने कहा कि देखें जी मजबूरी है, ये तो अब हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं खुशी के साथ या बेदिली के साथ, वो मेरा एक कॉलेज के ज़माने का शेर है कि कोई खुशी के साथ कोई बेदिली के साथ, सारे गरीब मिल गए हैं चौधरी के साथ। तो ये बेचारे ये सारे गरीब जो हैं ये चौधरी के साथ मिल गए हैं बग़ैर देखे कि क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है। तो ये बिलावल साहब की हालत तो ये थी। अब कामरान मुर्तज़ा साहब ने क्या कहा है ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इसको भी सुन लीजिए। मैं पूरी बात करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। वो डॉक्यूमेंट जिस दिन इन्होंने उसको वोट करवाना था उससे जो पहले की रात थी, यानी सुबह वोट होना चाहिए था अगर उस पर एग्रीमेंट होता, तो वो उससे जो पहले की रात थी मिडनाइट में अराउंड 2 बजे वो इन्होंने भिजवाया मौलाना साहब के घर में, किसी काले से लिफाफे में था। और वो जब इन्होंने भिजवाया तो फिर उसके बाद वो मेरे हवाले हुआ कि आप इसको पढ़िए। अभी ये 2 बजे का टाइम होगा, उसके बाद अभी इसको पढ़ना शुरू ही हम कर रहे थे तो बिलावल आ गए। तो चूंकि इसमें आर्टिकल 8 की बात थी तो अभी तक बात इधर आर्टिकल 8 पर रुकी हुई थी। आर्टिकल 8 वाला जो है ना ये ड्राफ्ट आप लोगों के पास शायद नहीं है अभी। इसी पे हम रुके हुए थे। तो मैंने बिलावल साहब से कहा कि चेयरमैन ये क्या इसमें ये आर्टिकल 8 पे आपने इसको देखा है? तो बिलावल साहब ने कहा कि जी हाँ मजबूरी है और इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है, इस तरह का तासुर दिया। तो उस वक्त कलामी करो, आपने प्रिसाइसली आर्टिकल 8 जो कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से बात है, बुनियादी हुकूक के हवाले से आपने प्रिसाइसली में बिलावल साहब से कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल यही बात थी और ये इस पे काफी डिटेल गुफ्तगू हुई। उस वक्त जो है मुर्तजा वहाब साहब भी मौजूद थे और ये वो रात थी, ये पहली दफा ये कागज और बिलावल साहब जो है कागज के रेफरेंस से ये हम उस रात में बैठे थे जिस दिन सुबह जो है ना कहा जा रहा था कि आपने इसको वोट करना है। यानी सुबह 11 बजे इजलास है, वो फिर बाद में 4 बजे हो गया। सुबह जब 11 बजे इजलास होना था उस रात 2 बजे यानी कि कुल 9 घंटे पहले पहली मरतबा आपके हाथ में मुसव्विदा आया है। पहली दफा वो कागज दिया गया और उसके मजीद 1 घंटे के बाद जब हमने उसको पढ़ना अभी शुरू किया था तो बिलावल साहब आ गए और बिलावल साहब को हमने कहा कि ये मामला क्या है। तो बिलावल साहब ने जो है ना वो इसमें मजबूरियां बतानी शुरू कर दी। इसलिए मैंने कहा कि अब JUI ने कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए हैं पीपल्स पार्टी के और हुकूमत के और उसके इत्तेहादियों के, बताना शुरू कर दिया कि इन्होंंने क्या क्या हरकतें हमारे साथ की हैं और मज़ीद अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे तो शायद वो मज़ीद भी बताएं। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मोहसिन नकवी रोज़ क्या लिए चले आते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ये समझा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब
और आजम तारड़, इन दोनों की जिम्मेदारी थी मौलाना को मनाना। एक तो इसको ये राजदारी कायम नहीं रख सके और दूसरा इनकी ना तजर्बाकारी। अब मोहसिन नकवी साहब जुमा 8 दिन हुए सियासत में आए और मौलाना जो हैं वो उनको एक ज़माना हो गया। मुफ्ती महमूद जब आइन बना रहे थे तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान जो हैं वो किसी न किसी तरह से अपनी सियासत या चलिए सीख रहे थे और वो शुरू हो चुके हुए थे। तो उस ज़माने से मौलाना फजल रहमान 50 साल से जनाब इस सियासत के जो है वो असरार और रमूज़ सीख रहे हैं और उसमें पड़े हुए हैं। उनको आपने कायल करने के लिए या डराने के लिए या मनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब को भेजा है, तो ये एक नाक़िस हिकमत अमली थी। और फिर आप देखिए मोहसिन नकवी साहब अकेले जाते हैं, वो हुकूमती टीम के साथ या बिलावल के साथ या इनके साथ नहीं जाते। वो ऐसा लगता है कि वो तीसरे फरीक हैं। बिलावल साहब गए हैं, हुकूमती वफ्द गया है, फिर मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए हैं, तो ऐसा लगता है वो अलग से कोई फरीक है और वो अलग से जाकर मौलाना को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जिनकी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब से ही शायद ये काम नहीं हो सकता था। आज भी हालांकि भेजा मोहसिन नकवी को ही गया है कि जाओ जाके मौलाना से बात करो। लेकिन मुझे अब लगता है कि ये मामला अब पड़ गया है खटाई में। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा इसको लेना, क्योंकि रौला पड़ गया है। इसकी कामयाबी तभी थी कि जब ये चुप चपीते गेम डाल देते, और कोशिश यही हुई है कि ये किसी को हवा ना लगे इस मुसव्वदे की, और हवा ना लगे और चुप करके इसको जो है वो हम पास करा लें, और जब पास हो जाएगा फिर जितना मर्जी रौला पड़ जाए। लेकिन अब चूंकि रौला पड़ गया है पास होने से पहले, अब वकला तंजीमें एक्टिव हो गई हैं। अब आप देखें ना अली अहमद कुर्द ने क्या किया। अली अहमद कुर्द ने कहा है कि मैं इस मामले में आसमा जहांगीर ग्रुप, इस मामले में क्या, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं आसमा जहांगीर ग्रुप से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और कल वकला कन्वेंशन में शिरकत करूँगा। उन्होंने अपना ग्रुप ही चेंज कर लिया। आप देखें ना आसमा जहांगीर ग्रुप इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून के नरग़े में है और पाकिस्तान बार काउंसिल उनकी झोली में बैठी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो हुकूमत की हिमायती बनी हुई है। आज उन्होंने जो एलामिया जारी किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे अलावा कोई हड़ताल की कॉल नहीं दे सकता। क्यों जी, आप मामे लगते हैं, क्यों नहीं कॉल दे सकता हड़ताल की का। और फिर वो कहते हैं कि जी आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है, तो जाओ फिर जाके आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ जाके ऐलान कर दो कि आप नून लीग के लोग हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। और देखें, जो मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, बिलावल साहब जो हैं उन्होंने जो ये कहा कल वसीम के प्रोग्राम में ही कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज वकला के कन्वेंशन में या उनकी मीटिंग में कहा कि अगले चीफ जस्टिस आज़म नज़ीर तारड़ ही होंगे। ये जो उन्होंने कहा वो मुझे लगता है कि और अंदाज में बात कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो बची खुची एक आमिर मुतीन साहब ने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बांदर कोट। वो कहते हैं जब आप इस कोर्ट को बांदर कोट बना देंगे, और उन्होंने कहा कि जब आपने इसके पल्ले रहने कुछ नहीं देना, तो फिर इसका चीफ जस्टिस चाहे आप मंसूर अली शाह को बनाएं, चाहे मुनीब अख्तर को बनाएं, या जस्टिस किसी और को भी बना दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही तो असल में वो चाहते हैं कि जो असल कोर्ट होगी, जो पावरफुल कोर्ट होगी, उसका चीफ किसको लगाना है। सवाल ये पैदा होता है, उसका चीफ जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा को लगाना चाहते हैं। तो उसका चीफ जस्टिस काजी फाइसा को लगा कर सारे इख्तियारात उनको दे के पीछे एक डमी सी कोर्ट बिठा के उसका चीफ आप मंसूर अली शाह को लगा भी देंगे, तो उनके हाथ में क्या होगा, क्या इख्तियार होगा। तो आधी बात बता रहे हैं बिलावल कि अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका चीफ जस्टिस कौन होगा, सवाल ये पैदा होता है। तो प्लान ये है कि ये जो एक बची खुची सी एक बेख्तियार से अदालत रह जाए, इसका चीफ बना दो मंसूर अली शाह को, हम सच्चे भी हो जाएंगे। देखें जी सीनियर मोस्ट को लगा दिया, और साथ ही साथ जो असल जिसके पावरफुल कोर्ट होगी उसमें अपना बंदा लगा दें, जहां से सारे फैसले इन्होंने अपनी मर्जी के कराने हैं। तो ये तमाशा और ये खेल खेलने की कोशिश की जा रही है इस कौम के साथ, लेकिन ये खेल अब आश्कार हो चुका है। इस खेल के आश्कार होने के बाद इसको पाया तकमील तक पहुंचाना मुझे तकरीबन नामुमकिन लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।